हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक हमारे डिसइंफेक्शन वाले टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें डिसइंफेक्शन के अंदर हमने पिछली क्लास में फिजिकल मेथड्स को कंप्लीट किया था और केमिकल मेथड्स में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था पोटेशियम परमैंगनेट के यूज का और ओजोन लेयर के, मतलब बेसिकली ओजोन के यूज का, कि किस तरीके से हम ओजोन के थ्रू वाटर को डिसइंफेक्शन में यूज कर सकते हैं ओजोन को। ठीक, अब यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे खास तौर पे क्लोरीनेशन के बारे में। मैंने इसके लिए भी आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि हम लोग हेलोजन कंपाउंड्स को यूज करते हैं, जो हमारे हेलोजन ग्रुप के कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग यूज करते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली ब्रोमीन आयोडीन को एज ए टैबलेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मिलिट्री पर्पसेस में, मिलिट्री में इनको यूज किया जाता है। पॉकेट्स के अंदर वो लोग अपने टैबलेट्स रखते हैं कि जहां भी पानी उन्हें पीना होता है वहां पे उन टैबलेट्स को बेसिकली पानी में मिक्स करके वो लोग पी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लोरीनेशन को। ठीक, अब देखिए क्लोरीनेशन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन के पहले मैं मैकेनिज्म से शुरुआत करूंगा। क्लोरीन को जब भी हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो इससे एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन आयन एंड OCl नेगेटिव, और ये जो OCl नेगेटिव है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्लोराइट आयंस, हाइपोक्लोराइट आयंस। अब ये जो पूरा बनता है ना अपने पास में मैकेनिज्म, जो रिएक्शन है, ये जनरली एग्जिस्ट करती है पीएच के बेसिस पे, डिपेंड करता है। ये पीएच की वैल्यू अगर 8 से अबव है, ठीक है, तो इस तरीके से ये डिसोसिएट हो जाता है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से बिलो कंट्रोल की गई है तो ये HOCl के अंदर ही रह जाएगा। दैट मींस हमने पानी के अंदर जब क्लोरीन को मिक्स किया, अगर पानी में पीएच की वैल्यू, अपने पास में पानी के पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम थी तो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, और ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करेगा। अगर पीएच की वैल्यू 8 से ज्यादा थी तो उस केस में हाइपोक्लोरस एसिड डिवाइड हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और हाइपोक्लोराइट आयन में। तो ये हाइपोक्लोराइट आयन जो है ये एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करेंगे। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है, बोथ कंपाउंड्स आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, बोथ आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट है। अब जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं तो डेफिनेटली देखिए इनका कुछ रिएक्शन रेट भी एग्जिस्ट करेगा। वैसे तो जनरली हम लोग जो रिएक्शन रेट लिखते हैं तो इसके लिए वही रिएक्शन कांस्टेंट को फॉलो करके चलते हैं, राइट। अब जेईई लेवल पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ इसके मैकेनिज्म को समझो और मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोग क्लोरीन की फॉर्म्स पे सीधा मूव कर जाएंगे। अब ये बोलता है जो हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट इनको यूज कर रहे हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो hypochlorous acid are more efficient and more reactive as compared to hypochlorite ions. तो HOCl is more reactive and efficient, more reactive and efficient as compared with हाइपोक्लोराइट आयंस, राइट। तो अब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर HOCl ज्यादा रिएक्टिव है तो हमारा ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए। ऑप्टिमम पीएच डेफिनेटली 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 से कम है पीएच तो ये हाइपोक्लोराइट बनेगा, अदरवाइज हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, अदरवाइज हाइपोक्लोराइट के अंदर इसका कन्वर्जन, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे पास पहला क्वेश्चन बना है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉट ओनली फॉर जेईई और एई एग्जाम्स, ये इनफैक्ट गेट और ईएस में भी ये वाला पॉइंट बहुत आता है। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर क्लोरीनेशन, ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर क्लोरीनेशन, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। पूरा ये जो मैकेनिज्म है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैकेनिज्म बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म है जो गेट ईएस के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, जेईई लेवल पे आप इतना भी अगर कर लेते हो ना इसको, ये भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहां से जो मोस्टली जो पेपर में आने लायक पॉइंट है वो अपना यही एक पॉइंट बनता है एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड, की ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर क्लोरीनेशन कितना होगा, व्हेन इट लाइज बिटवीन 5 to 7, ये 5 से 7 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे कि इस तरीके से अपने पास में इनकी फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। फिर बोलता है फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, कौन कौन सी फॉर्म्स में हम लोग क्लोरीन को यूज करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के अंदर सबसे पहली जो फॉर्म मेरे पास एग्जिस्ट करती है
फर्स्ट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन के अलावा जो सेकेंड आता है मेरे पास में, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा एक फॉर्म आती है हमारे पास में क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स, ये आप फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्लोरामीन्स को अलग से भी एक टॉपिक बना सकते हो कि क्लोरामीन्स किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली अधिकतर हम लोग प्रैक्टिकली इन फॉर्म्स को यूज करते हैं अपने वाटर को एज ए डिसइंफेक्टेंट कैसे आपको ट्रीट करना है उसके लिए हम इनको फॉलो कर सकते हैं। अब इनके अंदर जो पहला आता है मेरे पास में, दैट इज फ्री क्लोरीन। कि फ्री क्लोरीन है क्या, किस तरीके से हम लोग फ्री क्लोरीन को यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्री क्लोरीन में हम लोग इसको लिखते हैं सिंपल Cl2 से। अब ये मोस्टली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कौन सी कैसे यूज करते हैं इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और उसके बाद में कौन से को हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं उसका बताता हूं। ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग में अब पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, जो क्लोरीन का यूज है ये टेम्परेचर ससेप्टेबल है, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करेगा। अगर पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, खासतौर पे 92 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो क्लोरीन जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो गैसियस क्लोरीन होती है, इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की है कि पानी के अंदर ब्लास्ट हो सकता है, वाटर ब्लास्ट। तो इनडायरेक्टली गैसियस क्लोरीन, अगर गैस फॉर्म में क्लोरीन मिला दें या टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, यही क्लोरीन अपना गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वहां से प्रॉब्लम क्या होगी, वहां से फिर पानी के अंदर एक्सप्लोड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हम लोगों को टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही करना है और गैस में कन्वर्ट होने से हमें रोकना है। आगे बोलता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड क्लोरीन में। और सॉलिड क्लोरीन में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो तो क्लोरीन क्या करेगी, पानी के अंदर जगह जगह पे सेटल डाउन हो जाएगी, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बना लेगी। आपने देखा होगा घर के अंदर जो पानी आता है मोस्टली उसमें फ्री क्लोरीन मिलाई जाती है डोमेस्टिक यूज में। ठीक, आपने देखा होगा कि जो अपने टैप होता है, टैप वाटर, खासतौर पे जो म्यूनिसिपल सप्लाई का जो टैप वाटर होता है, इस तरीके से अगर इसकी ओपनिंग है ना टैप वाटर की, तो इसके आसपास में व्हाइट कलर के सोल्ट्स जमे हुए होते हैं। वो एक्चुअल में व्हाइट कलर के सोल्ट्स कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, वो सॉलिड क्लोरीन है। वो सॉलिड क्लोरीन क्यों है, क्योंकि देखिए म्यूनिसिपैलिटी का जो वाटर का टेम्परेचर है वो लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो जब हमने उसमें क्लोरीन मिलाया था, तो क्लोरीन मिलाने के बाद में हमने नो डाउट हम लोग क्लोरीन को मिलाते हैं लिक्विड फॉर्म में, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जगह जगह पे सेटलमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम सॉलिड, अगर मैं एज ए सॉलिड भी क्लोरीन को मिलाता हूं फिर भी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड क्लोरीन को भी प्रेफर नहीं करते, हम लोग प्रेफर करते हैं लिक्विड क्लोरीन को। तो फ्री क्लोरीन में पहला पॉइंट है अपने पास में, लिक्विड क्लोरीन is used as disinfectant। अब इसके लिए जो ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं कि लिक्विड क्लोरीन, हम लोग जो लिक्विड क्लोरीन को मिलाते हैं ये लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको स्टोर किया जाता है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें से जो पहला पॉइंट है, जो काम का पॉइंट है, वो ये है कि फ्री क्लोरीन इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। सप्लाई ध्यान रखना जरूर वर्ड, क्योंकि डोमेस्टिक वाटर जो घरों में जो पानी सप्लाई होता है उसके ट्रीटमेंट में ही हम लोग इसको यूज करते हैं। अब फ्री क्लोरीन के बाद में सेकेंड इज ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर। इसको जनरली हम लोग लिखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर को कैसे यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं तो ब्लीचिंग पाउडर में लगभग इसका ऑन एन एवरेज 30% से 40% फ्री रेसिडुअल क्लोरीन होता है, फ्री क्लोरीन नॉट रेसिडुअल, जो एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है। ठीक,
Bleaching powder contains bleaching powder contains 30% to 40% free chlorine that helps in disinfection. Bleaching powder contains 30% to 40% free chlorine that helps in disinfection, or you can say that helps as a disinfectant. ठीक, इसके बाद में अब ये जो वैल्यू है ये बनी कैसे है? देखो, इसका मैं एक आइडिया दूंगा, पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं एक आइडिया दे सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में एनवायरनमेंट के अंदर हर पर्टिकुलर पॉइंट का रीजन है, ठीक है, और वो रीजन कहीं ना कहीं 90% रीजन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। ऑक्सीजन का 16, इसका होता है लगभग 37.5, 37 लिख देते हैं, तो 37.5 के अकॉर्डिंग भी आप इसका देख सकते हो। पूरा कैल्शियम, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और फिर मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ कैल्शियम का लेके चलो, तो इसका तो 37.5 के हिसाब से बन गया 75, ठीक है, और इसका पूरे का क्या बनेगा 75 प्लस 16 प्लस 40, है ना। तो उनके जब रेशो लोगे तो वो रेशो आपके पास क्लोरीन अपॉन पूरा कंप्लीट ब्लीचिंग पाउडर, ये रेशो 30% से 40% के बीच में होगी, 0.3 से 0.4 के बीच में लाई करती है। तो जिसके बेसिस पे ये थ्योरेटिकली माना जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 30% टू 40% ऑफ फ्री क्लोरीन दैट हेल्प्स इन डिसइंफेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि देखो मैंने सीधा सा बोला है कि हर पर्टिकुलर पॉइंट का कोई ना कोई रीजन है। अब कुछ रीजंस बेसिकली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं कि जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। कुछ ऐसा है कि एज ए जनरल नॉलेज हमें आइडिया होना चाहिए इसका। तो ये जो है ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है कि ये कैसे बना है, लेकिन इसका आइडिया होना चाहिए कि कल को कोई अगर पूछता है, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, तो उसका एक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। अब ये यूज कैसे होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये यहां से बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, OCl नेगेटिव आयन और वाटर। अब देखो इधर OCl नेगेटिव क्या बना, हाइपोक्लोराइट आयंस, हाइपोक्लोराइट आयंस बन गए ना। और यही हाइपोक्लोराइट आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है एज ए डिसइंफेक्टेंट। अभी बताया था मैंने कि पीएच वैल्यू जब 8 से ज्यादा होगी तो कौन से बनते हैं, हाइपोक्लोराइट आयंस बनते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी में एक पॉइंट और मैं इंक्लूड कर दूं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना, लाइम बन गया, ये पानी में सेटल डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रेसिपिटेट्स बहुत ज्यादा बनते हैं। और प्रेसिपिटेट अगर देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, जिसमें से 30 से 40% तो क्लोरीन था, जिसने हेल्प किसमें किया, जिसने हेल्प किया बेसिकली एज ए डिसइंफेक्शन। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया, सिर्फ हमें आइडिया लेना है यहाँ पे, राइट, जिसने हेल्प किया डिसइंफेक्शन में। तो बाकी बचा हुआ जितना पार्ट बचा वो किस में जाएगा, वो तो सारा का सारा एज ए प्रेसिपिटेट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेथड हाई अमाउंट ऑफ स्लज प्रोड्यूस करता है। ब्लीचिंग पाउडर uses very high amount of sludge. ब्लीचिंग पाउडर यूजेस वेरी हाई अमाउंट ऑफ स्लज, ठीक। और इसी कारण से हम लोग इसको मोस्टली यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए यूज नहीं होता क्योंकि स्लज बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग अधिकतर कहां पे फॉलो करते हैं, इसको या तो हम लोग फॉलो करेंगे अपने इंडस्ट्रीज में, अदरवाइज स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट में। इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, and treatment of swimming pool water, swimming pool water,
तो पिछली क्लास के साथ अगर मैं इसको रिलेट करके चलता हूं इस पॉइंट को, तो पिछली क्लास में मैंने ये पॉइंट आपको पहले भी बताया था कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्विमिंग पूल वाले पानी को ट्रीट करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, आप अपने ऑप्शंस को जरूर देखिए ऑप्शंस क्या है। अगर फिजिकल मेथड इन्वॉल्व है देन यू हैव टू मार्क यूवी रे ट्रीटमेंट। अगर केमिकल मेथड्स इन्वॉल्व है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा केमिकल है, आइदर ब्रोमीन और आयोडीन और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी को भी, ब्रोमीन, आयोडीन टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर, इन तीनों में से किसी को भी हम लोग एज ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं स्विमिंग पूल वाटर को ट्रीट करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये तो था बेटा हमारे पास में सेकेंड फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। अब जो तीसरी फॉर्म है इसको नाम दिया जाता है क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स अब देखो, क्लोरा दैट मीन्स रिलेटेड टू क्लोरीन, अमीन्स रिलेटेड टू अमोनिया। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, हमने मिला के इनको बनाया क्लोरा अमीन्स। अब देखो ये बनता कैसे है। जनरली सबसे पहले अमोनिया, अमीन, अमोनिया नाइट्रोजन कंपाउंड। अब अमोनिया सबसे पहले रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में। अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ क्लोरीन है तो आपके पास बनेगा NH2Cl कंपाउंड एंड HCl। ठीक, उसके बाद में अगर आपने थोड़ा सा क्लोरीन एक्स्ट्रा दिया था तो अब ये क्या करेगा, वही एक्स्ट्रा क्लोरीन कंपाउंड बनाएगा NHCl2 प्लस HCl। NHCl2 थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं इस रिएक्शन को, NH2Cl प्लस Cl2, यहां से बना NHCl2 प्लस HCl। फिर अगेन इसने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके बना NCl3 प्लस HCl। अब देखो यहां पे एक क्लोरीन है, एक एटम है क्लोरीन का, इसको मैं नाम दूंगा मोनोक्लोरामीन। यहां पे कितने, दो क्लोरीन, तो इसको नाम क्या देंगे, डाइक्लोरामीन। यहां पे 3 क्लोरीन्स है, ट्राइक्लोरामीन। तो इस तरीके से अपने पास क्लोरामीन्स की फॉर्मेशन होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन और ट्राइक्लोरामीन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा एज ए डिसइंफेक्टेंट? ऑब्वियसली जिसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, NCl3 इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू NHCl2। उसके बाद NH2Cl मोनोक्लोरामीन सबसे कम रिएक्टिव होगा एंड ट्राइक्लोरामीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब बात आती है कि क्लोरामीन्स को हम लोग यूज कहां पे करते हैं। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ क्लासेस पहले, जब हमने केमिकल पैरामीटर्स को स्टार्ट किया था उसी क्लास में हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन कंटेंट, जिसमें हमने नाइट्रोजन कंटेंट की 4 फॉर्म्स को इंडिकेट किया था, फ्री अमोनिया, एल्बुमिनोइड्स, ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ऐसा कुछ था, ब्लू बेबी डिजीज वाला पॉइंट आई थिंक याद होगा आप सबको। तो उसी के साथ अगर मैं रिलेट करता हूं इसको, तो देखो नाइट्रोजन कंटेंट कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी से रिलेटेड है। क्लोरामीन्स को हम लोग यूज कहां पे करते हैं, इसको यूज किया जाता है जनरली ऐसे पानी में जिसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा होंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर वाटर कंटेनिंग फिनोल्स, खास तौर पे फिनोल्स। और फिनोल्स की बजाय आप यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हो। फिनोल आई एम श्योर ध्यान होगा, केमिस्ट्री में जनरली बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंपाउंड आते हैं, तो फिनोल इस तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में एल्कोहल ग्रुप साथ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके के फिनोलिक कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लोरामीन्स को यूज करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा मेरे पास में दैट इज टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। देखो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला आता है हमारे पास में प्लेन क्लोरीनेशन।
प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन के बाद में तीसरा आता है पोस्ट क्लोरीनेशन। ठीक है, पोस्ट के बाद में डबल क्लोरीनेशन, और डबल क्लोरीनेशन के बाद में सुपर क्लोरीनेशन। वैसे तो एक डी क्लोरीनेशन भी होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन भी है, वो भी आ जाएगा आगे। फिलहाल हम लोग अपने मेजर कैटेगरीज की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में फिलहाल अपने पास में टोटल 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। देखो, प्लेन क्लोरीनेशन अगर रिलेट करूं, प्लेन मींस सादा, ठीक है। ये बोलता है कि अपना पानी सारी की सारी इंप्योरिटी से फ्री है स्टार्टिंग से ही। द वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल द इंप्योरिटीज। तो उस कंडीशन में भी चाहे पानी में इंप्योरिटीज हो या ना हो, अब मुझे अगर पानी को पीने के लिए यूज करना है तो मैंने बताया था पहले भी कि मुझे एक गारंटी तो लेनी पड़ेगी ना कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बीमारियां नहीं फैलेंगी, ठीक है। तो उसी को फॉलो करते हुए खास तौर पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्लोरीनेशन, कुछ क्लोरीन ऐड करते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है प्लेन क्लोरीनेशन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब पानी को एक्सेप्ट क्लोरीनेशन कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, व्हेन नो अदर ट्रीटमेंट इज गिवन टू वाटर अदर देन और एक्सेप्ट क्लोरीनेशन, ठीक है। सिर्फ क्लोरीनेशन देंगे तो इसको नाम देंगे प्लेन क्लोरीनेशन। अब इसी को अगर रिलेट करते हैं पिछली क्लासेस से, तो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया था, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए मैंने 4 पॉइंट्स लिखाए थे नोट में, ठीक है। जिसको ध्यान नहीं है एक बार अपने नोट्स को चेक कीजिए। नोट्स बनाते हुए आई एम श्योर आपने भी लिखा होगा वहां पे। नोट्स में मैंने पहला जो पॉइंट आपको लिखाया था, वो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, व्हेन वाटर इज फ्री फ्रॉम एनी इंप्योरिटीज, सरफेस वाटर इज फ्री फ्रॉम एनी इंप्योरिटीज। खास तौर पे जब इंप्योरिटी लेवल टर्बिडिटी 10 NTU से कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लेन डिसइंफेक्शन यूज करते हैं। और प्लेन डिसइंफेक्शन में क्या आता है, क्लोरीनेशन। तो ये वही वाला पॉइंट है यहां से कि कैसे करना है हमें। तो प्लेन क्लोरीनेशन की अगर बात करते हैं, तो मैंने बताया व्हेन नो अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट क्लोरीनेशन इज गिवन टू वाटर, व्हेन नो अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट chlorination is given to water. This process is known as plain chlorination. ठीक, अब प्लेन क्लोरीनेशन में डोज कितनी दी जाएगी क्लोरीन की, डोज ऑफ क्लोरीन। अब अगर यहां पे डोज की बात की जाए क्लोरीन की, तो यहां पे इसकी डोज रहती है, क्योंकि देखो पानी में पहले से तो कोई इंप्योरिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो किसी इंप्योरिटी को मारने की जरूरत नहीं है, हमें तो थोड़ा सा क्लोरीन इसलिए ऐड करना है कि आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल थोड़ा सा आप क्लोरीन इसलिए ऐड करोगे कि जैसे जैसे अपना टाइम आगे आता जाएगा, तो उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्यूचर कंटामिनेशन के अगेंस्ट ये सेफगार्ड की तरह काम करे, ताकि आगे होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये रोके। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो डोज ऑफ क्लोरीन रहेगा यहाँ पे, इट इज अबाउट 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर। 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर के आसपास हम लोग इसको ऐड करके चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इज प्री क्लोरीनेशन। अब देखो, प्री क्लोरीनेशन का भी मैंने आइडिया दिया था आपको, ठीक है। और कुछ बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जब ट्रीटमेंट सीक्वेंस लिखते हैं, जो सीक्वेंस अपने पास में था ना, स्क्रीनिंग, एयरेशन, एयरेशन के बाद में प्लेन सेडिमेंटेशन, उसके बीच में कहीं पे क्लोरीनेशन भी लिख देंगे, प्री क्लोरीनेशन या प्री डिसइंफेक्शन, ठीक है। ये वही वाला है। ये बोलता है कि जब पानी में सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, सरफेस वाटर में इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा हाई होंगी, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को, थोड़े से क्लोरीन को, कुछ कंसंट्रेशन को पहले मिला देंगे। पहले किससे, प्लेन सेडिमेंटेशन से पहले मिला सकते हो, एयरेशन से पहले मिला सकते हो, एयरेशन के टाइम पे मिला सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है फिल्ट्रेशन से पहले कभी भी,
सेडिमेंटेशन के टाइम पे, कोएगुलेशन के टाइम पे, कहीं पे भी आप थोड़ा सा इसमें क्लोरीन मिला दीजिए तो इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाएगा? इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं प्री क्लोरीनेशन। और इसको किया कब जाएगा? जब वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, सरफेस बेसिकली सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ठीक, तो प्री क्लोरीनेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यहां पे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन क्लोरीन इज एडेड in the form of, when chlorine is added in the form of, basically not in the form of, added before filtration, और बिफोर फिल्टरेशन में कहां पे? either at aeration, स्क्रीनिंग भी लिख सकते हो, सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं प्री क्लोरीनेशन। अब बात आती है, क्वेश्चन ये है कि प्री क्लोरीनेशन में इसकी डोज क्या होती है, कितनी होती है? डोज आर मोर इंपॉर्टेंट rather than the definitions। definitions में सबसे ज्यादा सुपर क्लोरीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन डोज किसी की भी आ सकती है। अब ये बोलता है कि यहाँ पे प्री क्लोरीनेशन में हम लोगों को कितना डोज ऐड करना पड़ेगा क्लोरीन का। तो यहाँ पे जो क्लोरीन की कंसेंट्रेशन आप ऐड करेंगे प्री क्लोरीनेशन के टाइम पे, इट इज अबाउट 5 to 10 मिलीग्राम्स पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। आप एक पॉइंट इसमें नोट में ये भी जरूर लिख सकते हैं प्री क्लोरीनेशन में ही, कि हम लोग प्री क्लोरीनेशन कब करते हैं? जब वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ठीक है, इस पॉइंट को भी जरूर लिख लेना आप अपने नोट्स के अंदर। इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में, दिस इज पोस्ट क्लोरीनेशन, थर्ड। पोस्ट क्लोरीनेशन। अब देखो पोस्ट क्लोरीनेशन क्या चीज है? पोस्ट मींस, देखो प्री मींस पहले, पोस्ट मींस बाद में। इसने बोला कि व्हेन क्लोरीनेशन, ऐसा नहीं है कि फिल्टरेशन के बाद में ऐड करेंगे तो पोस्ट नहीं। जब ये बोलता है कि ट्रीटमेंट में बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा क्लोरीनेशन, सारे ट्रीटमेंट आपने कर दिया, स्क्रीनिंग, एरेशन, एरेशन के बाद सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद में आपने सब पहले सॉफ्टनिंग भी कर दिया, मिसलेनियस ट्रीटमेंट भी दिया, फिर क्लोरीन ऐड किया लास्ट में डिसइंफेक्शन में। क्योंकि मैंने बोला था ना कि अपना पहले फिल्ट्रेशन तक तो सीक्वेंस लाइन वाइज रहेगा, नीचे वाले पार्ट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, पहले मिसलेनियस दे दो, सॉफ्टनिंग दे दो, इस तरीके से। तो ये बोलता है कि आपने क्या किया, क्लोरीनेशन इज द लास्ट ट्रीटमेंट गिवन टू वाटर, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा फिर? पोस्ट क्लोरीनेशन। कि सारा का सारा पहले ट्रीट कर दिया पानी और लास्ट में आपने सिर्फ उसके अंदर क्लोरीन को ऐड किया। तो लिखते हैं इसमें, व्हेन क्लोरीनेशन is the last treatment given to water. Chlorination is the last treatment given to water. The process is known as post chlorination. ठीक है, अब क्वेश्चन वही जैसे इसके अंदर था, डोज कितनी होगी यहाँ पे क्लोरीन की? देखो यहाँ पे कोई डोज डिफाइन नहीं है क्लोरीन के, जैसे यहाँ पे 5 to 10 था, यहाँ पे 0.5 था। ये बोलता है कि क्लोरीन आपको इस तरीके से ऐड करना है कि आफ्टर इम्प्योरिटीज, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट, पानी में लगभग 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक का क्लोरीन रिमेनिंग रह जाए इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, बच जाए, ताकि वो फ्यूचर में आगे होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो इसकी डोज, तो हम लोग लिखते हैं डोज ऑफ क्लोरीन शुड बी सच दैट 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन remains in the water. Dose of chlorine should be such that 0.2 to 0.5 milligrams per liter residual chlorine remains in the water. ठीक, उसके बाद में आगे आता है मेरे पास में, देखिए ध्यान से, डबल क्लोरीनेशन। अब देखिए डबल मींस ट्वाइस। ये बोलता है सेम वाटर पे प्री और पोस्ट दोनों अगर एक साथ करते हैं तो उसको नाम क्या दिया जाएगा फिर?
डबल क्लोरीनेशन। दोबारा सुनो, जब देखो प्री में मैंने क्या बताया, फिल्ट्रेशन से पहले कहीं पे भी ऐड कर दो। पोस्ट मैंने क्या बताया, पोस्ट मैंने बताया आपको कि क्लोरीनेशन शुड बी द लास्ट। हाँ, तो मैंने बोला कि क्लोरीनेशन इज द लास्ट ट्रीटमेंट, बिल्कुल लास्ट में देंगे जब क्लोरीनेशन, तो पोस्ट। उसे पहले देते हैं तो पोस्ट डिफाइन नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एक ही पानी था जिसमें मैंने प्री क्लोरीनेशन भी दिया और पोस्ट क्लोरीनेशन भी दिया, तो उस टाइप के प्रोसेस को, सिस्टम को नाम क्या देंगे फिर, डबल क्लोरीनेशन। तो डबल क्लोरीनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं व्हेन द प्री and post chlorination is given to same water. When pre-chlorination and post-chlorination is given to same water, then the process will be known as double chlorination. अब देखो अगला है मेरे पास में, अब क्योंकि डबल क्लोरीनेशन में प्री और पोस्ट दोनों इन्वॉल्व हैं, तो क्या हम इसके डोज को डिफाइन कर सकते हैं, हम इसके डोज को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है मेरे पास सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन, देखो सुपर, सुपर मतलब एक्सेस, एक्स्ट्रा। ये बोलता है कि अब मेरे पास में क्लोरीन की कमी थी, ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास में स्टार्टिंग में इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा है और मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि क्लोरीन की कितनी डोज लगेगी, क्लोरीन कितना मुझे ऐड करके चलना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में हम लोग इतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अंदाजे से कुछ क्लोरीन मिला दें, और उसके बाद में अगर अंदाजे से आपने क्लोरीन मिला दिया तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बोलता है कि स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इंप्योरिटीज का लेवल नहीं पता, तो स्टार्टिंग में हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाल दें, बहुत ज्यादा क्लोरीन डाल दें। फॉर एग्जांपल 5 से 50 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में कोई भी एक कंसंट्रेशन डाल दो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा सुपर क्लोरीनेशन। अब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से पहले समझो फिर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पानी में मिलाया 40 मिलीग्राम पर लीटर तक की क्लोरीन आपने मिला दी पानी के अंदर सुपर के चक्कर में, ठीक है, एक्सेस क्लोरीन मिला दिया। अब पानी को रिक्वायरमेंट कितनी थी इंप्योरिटीज को खत्म करने में, लेट अस सपोज इसने कंज्यूम कितना किया, इसने कंज्यूम किया 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये क्या बन गया इसकी डोज ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन की रिक्वायरमेंट कितनी है 5, लेकिन मैंने मिला कितना दिया 40, तो बच कितना गया 35, तो वो 35 मिलीग्राम पर लीटर क्या हो गया, वो एक रेसिडुअल क्लोरीन है जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी में से बाहर निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब मैं पानी में से उसी क्लोरीन को बाहर निकालूंगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन को जब हम रिमूव करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन को, तो उसको नाम क्या दिया जाता है फिर, डी क्लोरीनेशन। डी मींस रिमूवल। तो पहले सुपर क्लोरीनेशन में एक्स्ट्रा क्लोरीन, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन हम लोग मिलाएंगे, उसके बाद में आफ्टर रिएक्शन जब हम लोग एक्स्ट्रा क्लोरीन को रिमूव करते हैं तो उसको नाम क्या दिया जाता है, डी क्लोरीनेशन। एंड हमेशा ध्यान रखना सुपर क्लोरीनेशन एंड डी क्लोरीनेशन हमेशा साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जब तक एक्स्ट्रा क्लोरीन नहीं आएगा बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो डी क्लोरीनेशन की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब सुपर क्लोरीनेशन एग्जिस्ट करेगा। तो सुपर क्लोरीनेशन में लिखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये बोलता है when excess amount of chlorine is added to water, excess amount of chlorine is added to water, तो इस excess amount of chlorine को जब आपने पानी में ऐड किया, right, this term is known as, this process, not term, this process is known as सुपर क्लोरीनेशन। अब सुपर क्लोरीनेशन के टाइम पे डोज कितना होगा, डोज ऑफ क्लोरीन इन सुपर क्लोरीनेशन, ये कितना भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम लोग लिखते हैं 5 से 50 के बीच में। ऑल्दो वाटर के अंदर इंप्योरिटीज 50 मिलीग्राम पर लीटर तक की होती भी नहीं है, 5 से 10 के बीच में काम चल सकता है इसमें, ठीक है। तो डोज ऑफ क्लोरीन 5 से 50। अब आगे अगर बात की जाए तो एक्सेस क्लोरीन को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन
is known as from the same water is known as डीक्लोरिनेशन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डीक्लोरिनेशन। डी मीन्स रिमूवल, तो डीक्लोरिनेशन हम लोग लिखते हैं। अब आप एक्सेस की बजाय इनफैक्ट यहाँ पे लिखिए रेसिड्यूल क्लोरीन, वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बची हुई तो निकालनी है आपको, रेसिड्यूल क्लोरीन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डीक्लोरिनेशन। अब ये बोलता है कि जब रेसिडुअल क्लोरीन बाहर निकालनी है तो सारी की सारी नहीं निकालनी, 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में तो पानी में छोड़नी भी है, ताकि ये फ्यूचर में होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, रिकॉन्टामिनेशन को रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो इसी में अगर मैं आगे अगला पॉइंट लिखता हूं, एक पॉइंट में और इसी में ऐड करूंगा, वो पॉइंट अपने पास में ये रहेगा डीक्लोरिनेशन के बाद में। The removal of chlorine should be such that the removal of chlorine should be such that 0.2 to 0.5 milligram per liter, 0.2 milligram per liter to 0.5 milligram per liter residual chlorine remains in the water. Residual chlorine remains in the water. ठीक। अब इस केस में कुछ ना कुछ देखो, अब डेफिनेटली कुछ केमिकल्स भी ऐड होंगे, क्योंकि केमिकल्स के बिना हम कैसे रिमूव करेंगे। तो जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं डीक्लोरिनेशन में, केमिकल्स यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन, केमिकल्स यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन, इसके अंदर हम लोग जनरली यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फाइड। सोडियम थायोसल्फाइड, सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है, ध्यान से, ठीक है। सोडियम थायोसल्फाइड को, इसके अलावा हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन दोनों केमिकल्स में से किसी भी केमिकल को यूज कर सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेसिडुअल क्लोरीन का पता कैसे चलेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने मिला दिया नो डाउट 50 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 5 की कंजम्पशन हुई, रिमेनिंग 45 मिलीग्राम पर लीटर का मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए टेस्ट आते हैं, जो जिन टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। पहले टेस्ट होता है, टेस्ट के बेसिस पे उसकी डोज पहचानी जाती है, और डोज को पहचानने के बाद फिर हम लोग डीक्लोरिनेशन प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। टेस्ट में आई एम श्योर याद होगा, ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, इस तरीके के 2 टेस्ट हम लोग फॉलो करते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी फिलहाल उसको। लेकिन इससे पहले, उन टेस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग एक और टर्म डिस्कस करेंगे, उस टर्म को नाम दिया जाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। मेक श्योर ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इज नॉट द टाइप ऑफ क्लोरिनेशन, ये कोई टाइप नहीं है क्लोरिनेशन का, ये पार्ट है सुपर क्लोरिनेशन का, ठीक है। सुपर क्लोरिनेशन में ही एक टर्म आती है, दैट टर्म इज नोन एज break point chlorination, and this term is very important from examination point of view. Break point chlorination अब कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं, ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, इस ग्राफ को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास में एक्स एक्सिस पे है क्लोरीन डोज, ठीक है, और यहाँ पे डिमांड नहीं है, रेसिडुअल क्लोरीन है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमांड लिख के, गलत है, यहाँ पे आएगा रेसिडुअल क्लोरीन वाई एक्सिस पे, ठीक। अब स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट लेवल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने क्लोरीन को डाला, पानी में ऐड किया, तो पानी में ऐड करने के साथ में जो इसका कर्व है, इसका कर्व कुछ इस तरीके की प्रोफाइल को फॉलो करता है। मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की, किसी भी लेवल की। देखो इस तरीके से अपने पास में बनता है, यह है जोन 1, ठीक, जोन 2, 3, 4, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। पहले शुरुआत करते हैं जोन 1 से।
जोन 1 को हम लोग नाम देते हैं, जो जोन 1 है इसमें होगा क्या, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद में आता है आगे मेरे पास जोन 2। जोन 2 क्या इंडिकेट करता है, जोन 2 इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरा अमीन्स। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरा अमीन्स। ठीक, इसके बाद में आता है जोन 3। जोन 3 क्या बोलता है, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरा अमीन्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरा अमीन्स। जोन 4 फ्री क्लोरीन एज रेसिडुअल क्लोरीन। फ्री क्लोरीन एज रेसिडुअल क्लोरीन। देखो इधर आगे ध्यान दो। देखो सबसे पहले क्लोरीन डोज, आपने पानी में क्लोरीन मिलाया, तो सबसे पहले जब आपने पानी में क्लोरीन मिलाया तो ये क्लोरीन का काम क्या है, पानी में पहले से जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने पैथोजेंस प्रेजेंट थे, ये उन सबको किल कर देगा। और जैसे ही इसने सबको किल किया, अब एक्चुअल में किलिंग हुई तो क्लोरीन की कंजम्पशन होगी। क्या पानी में क्लोरीन बचेगी? बिल्कुल भी नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो सारी की सारी किसने कंज्यूम कर ली, वो तो सारी की सारी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो सारी कंज्यूम करके तभी तो उनकी किलिंग एग्जिस्ट हुई। तो इस कारण से स्टार्टिंग में ये बिल्कुल 000 के लेवल से चलता आता है, और फिर जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते जाएंगे और आप क्लोरीन की डोज को अभी भी बढ़ाते जा रहे हो, तो बचा हुआ क्लोरीन क्या करेगा, पानी के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कर्व बढ़ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये कर्व बेटा, ये कर्व भी बहुत आता है पेपर के अंदर। इस कर्व के किसी पॉइंट को भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की। जितने पॉसिबल क्वेश्चन है अपने जेईई लेवल के सारे तक बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट मेरे पास में, पॉइंट ये है कि एग्जाम में कई बार कर्व पहचानने आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का, और ऐसा कर्व होता ही नहीं है। उसमें कर्व कैसे होता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा, और ये बन जाएगा अपने पास में जोन 1 के बाद जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हुई जोन 1 तक। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर ऐसा कर्व नहीं मिला, कि हमें तो बताया गया था स्टार्ट टू 0 से होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के कर्व्स को इंडिकेट करते हैं। इनफैक्ट आप ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की बात बजाय आप बोलिए सुपर क्लोरीनेशन के कर्व को इंडिकेट करते हैं, जिसमें हम लोग ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे पहले क्लोरीन मिलाया, और क्लोरीन मिलाने के साथ में अपने रेसिडुअल क्लोरीन की कंसेंट्रेशन को देखा, फिर आपने क्लोरीन डोज को ऐड करना स्टार्ट किया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किलिंग के बाद में जितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे उनकी कंसेंट्रेशन बताता नाइट्रोजन कंटेंट। तो वो नाइट्रोजन कंटेंट इसी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरामीन्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया क्लोरामीन्स की फॉर्मेशन को, मोनोक्लोरामीन्स, डाई, ट्राई। तो क्लोरीन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पहले मोनोक्लोरामीन्स बनेंगे, फिर डाइक्लोरामीन्स बनेंगे, फिर ट्राइक्लोरामीन्स बनेंगे, और इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट में तो थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है 45 डिग्री से, सेकंड वाले में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड कर्व में इस पॉइंट पे पहुंच गया और सारे के सारे क्लोरामीन्स बन गए। फिर आपने क्लोरीन, अभी भी हम लोग क्लोरीन की डोज को रोक ही नहीं रहे, हम लोग फिर से क्लोरीन को और मिला रहे हैं। तो अब मैं जब और क्लोरीन मिलाऊंगा तो वो क्लोरीन अब क्या करेगा, इसी क्लोरामीन्स को खत्म करेगा, डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा। तो जब क्लोरामीन्स डिक्रीज होंगे, घटेंगे, तो पानी में बचा हुआ क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन के कंपाउंड भी तो घटेंगे, और ये कंसंट्रेशन वापस से डिक्रीज हो गई। और डिक्रीज होने के बाद में एक पॉइंट पे पहुंचेगी जिस पॉइंट पे सारे का सारा डिस्ट्रक्शन हुआ क्लोरामीन्स का। तो देखो पहले जोन में क्या हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरे जोन में क्या हुआ, दूसरे जोन में क्लोरामीन्स की फॉर्मेशन हुई और बहुत हाई रेट से फॉर्मेशन हुई। तो जितनी हाई रेट से फॉर्मेशन होगी
मैंने उस कर्व को उतनी हाई रेट से इंडिकेट कर दिया। थर्ड जोन में क्या होगा, यही क्लोरामीन्स खुद को डिस्ट्रक्ट करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स। अब यहाँ पे आके सारे के सारे क्लोरामीन्स हट गए हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं और क्लोरीन मिलाता हूं, देखो यहां तक तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे सारे किल हो गए, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जितना ऑर्गेनिक मैटर था सारा का सारा किल हो गया। अब जो बचा हुआ क्लोरीन अगर मैं और मिलाता हूं तो ये सारा का सारा क्लोरीन क्या है, इंडिकेट करेगा पानी में एज ए रेसिडुअल क्लोरीन को ही तो इंडिकेट करेगा। और रेसिडुअल क्लोरीन कहीं ना कहीं डायरेक्टली जब इंडिकेट करता है तो इसमें ये जो कर्व है, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्ट 45। कि जिस रेट से आप क्लोरीन डोज दे रहे हैं, जिस रेट से आप पानी में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, उसी रेट से पानी में क्लोरीन बच जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। आया समझ में ये वाला पॉइंट? तो यहां पे एंगल रहेगा आपके पास में एग्जैक्टली इक्वल टू 45। और वो क्लोरीन की डोज, ठीक है, इस क्लोरीन की डोज को हम लोग नाम देते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अब देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एक तो होगा कर्व, आपको एक कर्व दिया जाएगा, उस कर्व की शेप पहचानो कि कौन सा, चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट्स ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन या सुपर क्लोरीनेशन का कर्व। तो ध्यान से, कर्व में चाहे यहां से स्टार्ट हो चाहे यहां से स्टार्ट हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों में से कोई भी एक आपको मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, उसको आंसर अपने अकॉर्डिंग मार्क करना अपनी समझ के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट एग्जाम में आता है कि बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, या बियॉन्ड की बजाय पहले बात करता हूं लेस देन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से पहले जितना आपने क्लोरीन का डोज ऐड किया, इसको नाम क्या देंगे? बिफोर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन डोज आपने ऐड किया, ये वाला, इसको नाम क्या दिया जाएगा? अब देखो ये तो एक्चुअल में कंज्यूम हो गया ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किलिंग में, ऑर्गेनिक मैटर की किलिंग में। तो जब ये सारा का सारा किल हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा कंज्यूम हो गया, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा क्लोरीन डिमांड को, क्लोरीन डिमांड को, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से बियॉन्ड क्या आएगा? तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से बियॉन्ड जितना क्लोरीन है वो सारा क्या इंडिकेट करेगा? रेसिडुअल क्लोरीन को, क्योंकि सेम रेट से ही बढ़ेगा ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आया, क्लोरीन डिमांड। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का समझा जो हमने, इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या दिया जाएगा? ये पूरा प्रोसेस एक टाइप है सुपर क्लोरीनेशन का, क्योंकि हम लोग देखो जो क्लोरीन डोज प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो एक्सेस में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बहुत सारा हमने क्लोरीन इसके अंदर ऐड किया था, जिसमें से इतना क्लोरीन तो कंज्यूम हुआ, जिसको हमने डिमांड का नाम दिया। आगे वाला रेसिडुअल क्लोरीन है, जिस क्लोरीन को हम लोग फिर एक्टिवेटेड कार्बन या सोडियम थायोसल्फाइड का यूज करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्लोरीन, यहां पे जो मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन है, अब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो ये वैल्यू अपने पास 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है, जैसा कि अभी हमने थ्योरी के अंदर लिखा था। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की अगर डेफिनेशन की बात करते हो तो सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ क्लोरीनेशन, सुनिए ध्यान से, द पार्ट ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है, बियॉन्ड विच या आफ्टर विच द क्लोरीन डोज डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स रेसिडुअल क्लोरीन, वो पार्ट सुपर क्लोरीनेशन का जिसके बाद में क्लोरीन की डोज डायरेक्टली किसको इंडिकेट करेगी? रेसिडुअल क्लोरीन को। तो उस पार्ट को हम लोग नाम क्या देंगे? दैट पार्ट इज नोन एज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। तो उस क्लोरीन की डोज को सुपर क्लोरीनेशन में हम लोग नाम देंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का, ठीक। अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं मूव करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि यहां पे ये तो पूरा प्रोसेस मुझे समझ में आया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स बेसिकली अफेक्ट करते हैं क्लोरीनेशन को? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोरीनेशन, वैसे तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सारे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट स्टिल अगर मुझे फिर भी लिखना हो ताकि एक
एक बार एक प्रॉपर अलग से लिख ले नोट्स के अंदर तो थोड़ा सा हमारे दिमाग को भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ सर ने कराया था डेफिनेटली, ठीक है। नहीं तो ऐसे होता है कि पेपर के अंदर अलग से नहीं लिखा हुआ, चाहे यहाँ पे कवर करा दिया फिर भी नहीं सर ने तो कराया नहीं, बाहर से आ गया नोट्स में से, इसका मतलब सर की गलती है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहला पीएच, मैं ये बोल सकता हूँ कि पीएच की अगर बात की जाए, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, हाइपोक्लोरस और हाइपोक्लोराइट, बिल्कुल स्टार्टिंग में आज की क्लास में हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोराइट की बात हुई थी, तो हाइपोक्लोरस एसिड किस में कन्वर्ट होगा, हाइपोक्लोराइट्स में, आयंस में, हाइपोक्लोराइट आयंस, जिसकी एफिशिएंसी, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि पीएच बढ़ने से क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी घटेगी। तो पहला पॉइंट तो ये है, विद इंक्रीज इन पीएच, इसी तरीके से सिंपल के फॉर्म में लिखता हूं, ये थोड़ा सा याद करने में भी आसानी होती है। विद इंक्रीज इन पीएच एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन पीएच एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन डिक्रीज करेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। अब पीएच के बाद में अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो दूसरा पॉइंट इसी के अंदर क्या आता है, सेकेंड है अपने पास टर्बिडिटी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो टर्बिडिटी की अगर बात करें तो ये बोलता है कि पानी में टर्बिडिटी जितनी ज्यादा होगी, या दूसरे तरीके से टर्बिडिटी कौन इंडिकेट करता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स जितने ज्यादा होंगे एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी घटेगी, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स efficiency of chlorination decreases, efficiency of chlorination decreases, right। ये हो गया अपने पास में सेकंड फैक्टर। टर्बिडिटी के बाद में अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करता हूं, पहला पीएच है, फिर टर्बिडिटी है, सारे फैक्टर वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। अगला टेम्परेचर हो सकता है। अब देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, इस पे लगाओ थोड़ा सा दिमाग, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, आज ही पढ़ा फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन में कि पहले तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तो गैसियस क्लोरीन, और गैसियस क्लोरीन कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, 10 से कम सॉलिड, तो वो क्लोरीन इनएफिशिएंट हो जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में जम जाएगा, और आइडियली हम लोग लिक्विड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन जो है ये इंक्रीज करता है, ठीक। अब यहीं पे अगर एक एक पॉइंट और ऐड किया जाए इसमें, हम लोग ऑप्टिमम पीएच कितना मानते हैं, इधर लिख रहा हूं, हम लोग ऑप्टिमम पीएच मानते हैं 5 से 7 के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इनफैक्ट कुछ लोग 27 से 48 भी लिख देते हैं, कुछ लोग 27 से 32 भी लिख देते हैं, तो लगभग आप 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की रेंज को इंक्लूड करके चलना, ठीक है। बट अधिकतर स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये वाले टेम्परेचर की रेंज मिलेगी। टेम्परेचर के बाद में, ये तो हो गया टेम्परेचर, उसके बाद में आता है अमोनिया कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, अब देखो ऑर्गेनिक मैटर अगर हुआ या अमोनिया अगर प्रेजेंट है पानी में, ऑर्गेनिक मैटर की बजाय आप लिखें नाइट्रोजन कंटेंट, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। फोर्थ इज नाइट्रोजन कंटेंट, और एग्जाम में ये नाइट्रोजन कंटेंट के नाम से ही पूछा जाता है ना। अब इसने बोला कि अगर पानी में नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजन कंटेंट किसको इंडिकेट करता है, नाइट्रोजन कंटेंट एक्चुअल में क्लोरामीन्स की फॉर्मेशन को इंडिकेट करेगा, और जितने ज्यादा क्लोरामीन्स बनेंगे, नो डाउट, देखो मोनोक्लोरामीन कम एफिशिएंट था, डाइक्लोरामीन ज्यादा एफिशिएंट था, ट्राइक्लोरामीन उससे ज्यादा एफिशिएंट था, लेकिन इन सब की एफिशिएंसी हाइपोक्लोरस एसिड के कंपैरिजन में काफी कम है। तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन कंटेंट भी अगर ज्यादा है, नाइट्रोजन कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी में ज्यादा है, तो इसके बढ़ने से एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर हाइपोक्लोरस एसिड नहीं बनेगा, हाइपोक्लोराइड एसिड नहीं बनेगा, फिर क्लोरामीन्स बनेंगे, और क्लोरामीन्स की एफिशिएंसी कम होती है एज कंपेयर टू हाइपोक्लोरस एसिड,
और हाइपोक्लोराइट आयंस। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, जिसमें आज की क्लास में हमने पूरा ऑलमोस्ट हो गया है क्लोरीनेशन, थोड़ा सा रह गया है रेसिडुअल क्लोरीनेशन के टेस्ट रह गए हैं, लगभग 15-1 मिनट का टॉपिक रह गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन के टेस्ट को डिस्कस करेंगे और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मेरे पास में, जो भी डाउट आ रहा है, जो भी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझसे पूछिए। ठीक है, बहुत से लोगों के पास मेरी कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। राइट, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अगर कोई रेफरेंस बुक नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कीजिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए। तो प्लीज 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 मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट आती है, कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू हैव सो मेनी सोर्सेज टू कांटेक्ट मी। ठीक है, आइदर बाय यूजिंग द कमेंट ऑन द वीडियोस, राइट, और यूजिंग व्हाट्सएप और मे बी यूजिंग फेसबुक। तो जो भी है, आप जैसे भी आप चाहें आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने के बेसिस पे हम लोग अपने जो भी आपको जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। टिल देन, ओके, थैंक यू, और प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।